2.3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन जीएसटी। तो जीएसटी में कौन से नए प्रोविजंस लाए कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि जीएसटी एक्ट बना, तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। The power to levy goods and service tax has been conferred by the new Article 246A of the Constitution, which was introduced by the Constitution 101st Amendment Act 2016. The following are the significant provisions. अब इसमें कौन कौन से प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है वो लिखे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्टिकल 246A, जैसे कि आपको पता ही है, पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया था। 246 जो आर्टिकल है उसमें पावर्स डिवाइडेड है कि कौन से मैटर्स और कौन से टैक्सेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी और कौन से मैटर्स और कौन से टैक्सेस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बनाएगी। ये लिखा हुआ है 7th शेड्यूल के अंदर। उसके अंदर 3 लिस्ट थी, लिस्ट 1 सेंट्रल लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। तो लेकिन उस वक्त क्योंकि जीएसटी नहीं था कहीं पर भी, तो इसलिए जीएसटी एक नया टैक्स लॉ था, तो इसके लिए आर्टिकल में चेंज किया गया। और क्योंकि ये जो जीएसटी एक्ट है इसमें बोथ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू लेवी टैक्स। तो ऐसे तो कोई टैक्स ही नहीं था पहले जो दोनों गवर्नमेंट लगा सकती थी, इसलिए ये नया आर्टिकल लाया गया। एंड अंडर दिस आर्टिकल बोथ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट were granted power to levy GST on interstate supply of goods and services. Then new article made, Article 269A. It is related to levy and collection of GST on interstate supply. तो इसमें कुछ मैटर्स को, कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया गया, जैसे कि जीएसटी ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स का मतलब जब गुड्स की मूवमेंट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होती है, या जिसमें बायर और सप्लायर दोनों अलग अलग स्टेट्स में काम करते हैं और इसके कारण गुड्स की मूवमेंट होती है। तो जो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स है उसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। Then such tax shall be apportioned between union and states in manner as may be provided by the parliament by law as at the recommendation of GST Council। तो अभी आप आगे स्टडी करेंगे। GST काउंसिल एक बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है आज की डेट में, जैसे निर्मला सीतारमन और उस वक्त अरुण जेटली थे, तो वो तो उसके हैं चेयरमैन, और बाकी सारी स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसके हो गए मेंबर्स। और कोई भी चेंज लाना होता है, कोई भी नया डिसीजन लेना होता है जीएसटी में, तो वो दोनों सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं। Then import of goods and services will be deemed as in the course of interstate trade or commerce। क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी का भी कुछ पार्ट हटाया गया और उसके ऊपर जगह पर जीएसटी लगाया गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। तो इन्होंने डिफाइन किया कि जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा वो सब इन द कोर्स ऑफ इंटर ट्रेड और कॉमर्स माना जाएगा, मतलब उसको इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माना जाएगा। अब एक चीज आगे 4th पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो। कस्टम्स एक्ट में कई तरह की ड्यूटीज लगती हैं। एक होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक होती है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एक होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी या सीवीडी, फिर स्पेशल सीवीडी भी होती है, और भी कई तरह की सेस लगते हैं कस्टम्स एक्ट में। तो उसमें से सिर्फ सीवीडी का पार्ट था जिसका पर्पस था सेल टैक्स को कवर करना, तो वो सीवीडी को हटाकर आईजीएसटी लगाने की पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। मतलब अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आईजीएसटी लगेगा, ना कि सीवीडी लगेगा।
और फिफ्थ, वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज IGST हैज बीन यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ SGST और वाइस वर्सा, such amount shall not form part of the consolidated funds of India। मतलब जो भी IGST कलेक्शन हुई और उसको बाद में सप्लायर ने SGST के अगेंस्ट यूज कर लिया, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट फंड का, कंसोलिडेटेड फंड का नहीं होगा। देन आर्टिकल 366 में आपकी 4 डेफिनेशंस लाई गई। 366(12)A में GST बताया गया। GST मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को GST में कवर नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपका अल्कोहलिक लिकर है उसके ऊपर लगता है वैट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का रिवेन्यू था और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को शेयर जो है वो अल्कोहलिक लिकर से ही आता है। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उसका रिवेन्यू कम हो, इसलिए सबने इंसिस्ट किया कि इसको हम कभी भी GST में नहीं रखेंगे। तो इसके ऊपर GST कभी भी नहीं लग सकता। हाँ, लग सकता है अगर सारी की सारी स्टेट्स फिर से राजी हो जाए, तब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी और तब इसके ऊपर GST लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखो, पेट्रोल, डीजल और CNG जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया, लेकिन उनके ऊपर आज की डेट में GST नहीं लगता, उन पर वैट ही लगता है, लेकिन उनको गवर्नमेंट कभी भी GST में कवर कर सकती है। देन आर्टिकल 366(26)A, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। कितनी वेग सी डेफिनेशन दी है इन्होंने, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो सर्विस की आपको जनरल डेफिनेशन देखनी पड़ेगी डिक्शनरी से। देन आर्टिकल 366(26)B, स्टेट इंक्लूड्स ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव, मतलब दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनकी अपनी स्टेट असेंबली है, तो उसको भी यहाँ पर स्टेट ही माना जाएगा। देन आर्टिकल 366(12), गुड्स इंक्लूड ऑल मटेरियल्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स। फिर एक आर्टिकल 279A भी लाया गया। दिस आर्टिकल of the Constitution empowers the President to constitute a joint forum of the center and states, namely GST Council, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को?